चलिए भाई, सवाल की बहुत दिनों से तगड़ी डिमांड आ रही है कि सर आगे नहीं बढ़ा रहे हैं लेक्चर, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल वाला लेक्चर अपना अगला। अभी तक सवाल में मैंने आपको डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ाया है, वैसे देखिए लेक्चर्स डिप्लोमा और बीटेक के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बीटेक के कुछ टॉपिक मैं लास्ट में ऐड करूंगा, और लेकिन बहुत सारे लोग जो बीटेक के इसमें जुड़े हुए हैं उनके मैसेज मुझे आते हैं कि बहुत हेल्प हो रही है, और बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए दोनों ही लेवल पे एक ही है। कुछ चीज़ें उसमें छोड़ देनी है, कुछ चीज़ें इसमें पढ़नी है, कुछ उसमें पढ़नी है और इसमें छोड़ देनी है, ठीक है। तो जो लोगों को जहाँ से लाभ मिल रहा हो लाभ लेते रहें, और लेक्चर्स का फीडबैक मुझे जहाँ तक आप लोग जितना प्रोत्साहन देते हैं, प्रेम देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। कोई भी जानकारी लेनी हो किसी भी टाइप की तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ से काम ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा सॉल्यूशन आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी सॉइल का वाटर कंटेंट हम लोग डिटरमाइन करते हैं। अगला चैप्टर हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पार्टिकल के साइज एनालिसिस के बारे में, और उसी चैप्टर में आप लोगों को दिया गया है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, सारी चीजों को समझेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला ही सीधे इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव डेंसिटी, इसको डेंसिटी इंडेक्स कहते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं आईडी की, रिलेटिव डेंसिटी की, इंडेक्स है ये, डी फॉर डेंसिटी है, डेंसिटी इंडेक्स। जब भी कोई हम इंडेक्स लिखेंगे ना तो आई रहेगा इंडेक्स के लिए, और उसका सफिक्स यहाँ जो लगा रहेगा वो बताएगा कि वो किस टाइप का इंडेक्स है। जैसे ये डी फॉर डेंसिटी इंडेक्स है, आईपी होता तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, फिर उसके बाद सी होता तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। मतलब ये सॉइल के अलग अलग इंडेक्स हैं जो वन बाय वन आएंगे और उनको हम लोग समझेंगे। लेकिन उतने तक जाने से पहले हम लोग को यही समझना है कि डेंसिटी इंडेक्स क्या है, ठीक है। डेंसिटी इंडेक्स जो होता है ना, एक रिलेशन होता है क्या, जो कहता है कि ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ठीक है। और इनटू हम लोग कर देते हैं 100। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि ई क्या है। मैंने पहले ही बोला था कि आप नोट्स जो है वो बनाते चलिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा, ये ई मैक्सिमम क्या है। ई मैक्सिमम, ई फॉर वाइड रेशियो, ये पहले से ही वाइड रेशियो था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज ई मैक्सिमम, तो ये लिखेंगे हम लोग मैक्सिमम वाइड रेशियो या वाइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट। मतलब एकदम सॉइल जब ढीली रहती है तब उसका वाइड रेशियो बहुत मैक्सिमम होता है, तो उसको लूजेस्ट स्टेट में वाइड रेशियो कहते हैं, बहुत मैक्सिमम वाइड रेशियो होता है, ठीक है। और इस केस में जब दूसरा ई मिनिमम क्या है, ई मिनिमम क्या है, किसी भी सॉइल का वाइड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट का मतलब होता है कि सबसे सघन अवस्था में वाइड रेशियो। जब सॉइल बहुत सघन अवस्था में रहेगी तो उसका वाइड रेशियो बहुत कम रहेगा, इसलिए कहते हैं ई मिनिमम उसको कहते हैं, ठीक है। एंड हियर ई इज नेचुरल वाइड रेशियो, ठीक है, नेचुरल वाइड रेशियो। जिनको अभी लग रहा है कि सर क्या कहानी कर रहे हैं, क्या है, कुछ समझाया नहीं, आप लगे फॉर्मूला लिखवाने, तो चिंता मत करिए, थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ होगा। फॉर्मूला ही डिफाइन करेगा इसको, ठीक है। ये बताइए, जब भी हम किसी चीज के इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इंडेक्स शब्द का नाम लेते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सूचकांक। डेंसिटी इंडेक्स मतलब होता है घनत्व सूचकांक, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है ये डेंसिटी का रिलेटिव। रिलेटिव डेंसिटी की जगह इसको रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस भी कहते हैं। नाम कई सारे मैं क्यों लिखता हूं, क्योंकि देखो एग्जाम में नाम जो है बदल बदल के कई बार आ जाता है। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस बोलते हैं इसको, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस बताती है, एक्चुअली इट शोज रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। तो लेट अस सी कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मींस। तो हम लोग यहां पर ये देखते हैं, अच्छा कोई सॉइल आपसे कहीं पर है और बोला गया, कोई आपसे पूछा कि यार वहां की सॉइल कैसी है, लूज है, टाइट है, डेंस है, कैसी है, मतलब आप उसको क्या डिफाइन करेंगे। तो आप जाके उसको समझा रहे हैं, ऐसा है कि थोड़ा उतना भी ढीला नहीं है, थोड़ा थोड़ा डेंस है, लेकिन इतना भी डेंस नहीं कि एकदम तुरंत स्ट्रक्चर बन जाए। तो कहेगा यार इतना ऐसे कैसे पता चलेगा, तो आप उसको उस सॉइल का डेंसिटी इंडेक्स बता दीजिए। डेंसिटी इंडेक्स, इंडेक्स के बारे में बात कर रहा था। इंडेक्स मीन्स सूचकांक।
सूचकांक ब्रेक करते हैं, सूचक अंक, सूचकांक मतलब सूचक अंक, सूचक अंक मतलब एक अंक जो सूचना देता है, किस चीज की सूचना देता है, कौन सा इंडेक्स है, डेंसिटी इंडेक्स है। डेंसिटी इंडेक्स का मतलब होता है इट विल inform about density of the material or density of the soil here। सूचना ही तो देगा, सूचकांक क्या देगा, सूचना देने वाला अंक ही सूचकांक है, और वो अंक सूचना देगा, किस चीज की सूचना देगा, जिसका इंडेक्स रहेगा वो सूचना देगा। कौन सा इंडेक्स है यहाँ पे, यहाँ घनत्व सूचकांक है तो घनत्व के बारे में सूचना देगा। जितना ही घनत्व सूचकांक ज्यादा रहेगा उतना ही वो जो है ज्यादा डेंसिटी को डिनोट कर रहा है, जितना ही घनत्व सूचकांक कम है वो कम डेंसिटी को। देखेंगे कैसे हम वन बाय वन चीजों को। सबसे पहले बताइए, किसी सवाल का ई मैक्सिमम ज्यादा है, काफी ज्यादा है, ठीक है। मैक्स मतलब उसी सवाल को सबसे लूज कंडीशन में रखे हैं तो वाइड रेशियो, उसी सवाल को काफी टाइट रख रहे हैं तब वाइड रेशियो, और वो अभी सवाल जिस स्टेट में है कहीं पर उसका वाइड रेशियो, वो उसका ई है नेचुरली। अब मान लीजिए कोई सवाल एकदम डेंस हो सकती थी, ई मिनिमम हो सकता था, उसका ई मिनिमम हो सकता था इन इट्स डेंसेस्ट स्टेट, उस समय उसका नेचुरल जो वाइड रेशियो है वही ई मिनिमम हो जाता है। अगर कोई सवाल काफी डेंस कंडीशन में है तो उसका नेचुरल वाइड रेशियो जो है वो खुद ही हो जाएगा ई मिनिमम। तो जब नेचुरल वाइड रेशियो ई मिनिमम होगा तो देखिए ई मैक्स ई मिनिमम, आई मैक्स ई मिनिमम 1 हो जाएगा, यानी 100 से गुणा करेंगे 100%। यदि कोई सवाल एकदम डेंस कंडीशन में है तो आईडी की वैल्यू यहाँ ई की जगह ई, केवल ई ही चेंज होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, देखिए ये तो आइडियल केस है, ये सवाल को उसका किसी सवाल को भी आप उसका ई मैक्सिमम ई मिनिमम निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं कि ई मैक्सिमम उसका लूजेस्ट स्टेट में वाइड रेशियो है और ई मिनिमम डेंसेस्ट स्टेट में है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं इसको कि ई मैक्सिमम मैक्सिमम कंडीशन में और ई मिनिमम जो होता है वो एकदम डेंसेस्ट कंडीशन में। तो आप यहाँ पर ई को, अब नेचुरली वो किस कंडीशन में है वो तो आपने किया, लेकिन नेचुरली सपोज करिए वो कुछ थी तो आपने यहाँ उसका वैल्यू रख दिया। अगर ऐसा हुआ कि सवाल एकदम लूज कंडीशन में, एकदम लूज हो गई, अभी देखें कि एकदम डेंस में होगी, यहाँ ई मिनिमम होगा तो 100% आईडी हो जाएगा। और अगर सपोज करिए वो सवाल एकदम लूज कंडीशन में है तो यहाँ ई की जगह पर ई मैक्स हो जाएगा, क्योंकि उस समय वो अपने मैक्सिमम वाइड रेशियो में होगी। ई मैक्स जैसे ही करेंगे तो ई मैक्स माइनस होकर 0, आईडी की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब देख रहे हैं कि जब एकदम लूज रह रही है तो आईडी 0 बता रहा है, और जब एकदम डेंस रहती है तो आईडी 100% बता रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आईडी विल वैरी फ्रॉम 0 to 100%। और ये क्या शो करेगा, कितने सवाल को कैसी सवाल कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जब हम लोग कहते हैं परसेंटेज, यहां पर लिख देते हैं हम लोग आईडी परसेंटेज, और यहां पे लिखते हैं डेंसिटी ऑफ सॉइल, डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ सॉइल, अगर हम यहाँ लिख देते हैं कॉलम बना के। तो देखिए आईडी अगर 0 से लेके 15% तक रहे, 0 से 15% तक, तो जो सॉइल की डेंसिटी ली जाती है कि वो वेरी लूज कंडीशन में, लगभग 0 ही तो है, वेरी लूज कंडीशन में, ठीक है। अगर ये 15 से 30% रहे तो ये लूज कंडीशन में आएगी, ठीक है, थोड़ा सा। अगर ये 30 से 65% के बीच रहे तो ये आएगा मीडियम डेंस में, मीडियम डेंस में, मीडियम डेंस। अगर ये 65 से 85% के बीच रहे तो ये रहेगा डेंस में, डेंस में। और अगर ये 85 से 100% के बीच रहे, 100% के बीच रहे तो ये आएगा वेरी डेंस में, वेरी डेंस में। आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अगर दिख रहा हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। एक सेकंड मैं इसको और नीचे कर देता हूं। आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए। डेंस के बाद वेरी डेंस वाला, लेट मी डू दिस वन मोर टाइम। कट जाएगा, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, लास्ट वाला देखिए 65 से 85 का डेंस होता है और 85 से 100 का वेरी डेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि सर हमें जो है ये वैल्यूज का, तो वैल्यू बुक में दी गई है, अगर नहीं भी दी गई हो तो पहले जरूरी भी कि डिप्लोमा के लिए कोई खास जरूरी नहीं है। मैंने इसलिए लिखवा दिया कि काफी से बच्चे जो है वो जेईई की तैयारी करते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं है,
उनके लिए भी वीडियो लेक्चर काम आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है और उसका ये वैल्यू जो दिया गया है रिलेटिव डेंसिटी का, वो किस तरह से इसके लिए काम करेगा वो सब मैंने आपको बता दिया। इसके नाम क्या क्या रहते हैं वो भी बता दिया। इसकी वैल्यू क्या होगी तो वो कितना शो करेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी से जुड़ा हुआ पूरा कहानी आपका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स में कि साइज के आधार पर जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं किसी सॉइल का, जब भी आप सॉइल के बारे में पढ़ेंगे ना दोस्त, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सॉइल को अच्छे तरीके से समझने के लिए, आपको उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये सॉइल किस ग्रुप में जाएगी, इसके लिए हमारे पास रास्ते होते हैं किसी सॉइल को लेकर के ये समझने के लिए कि ये इसमें पहले तो ये जानना पड़ेगा। देखिए सॉइल को जब उठाते हैं ना तो देयर आर ए वास्ट रेंज ऑफ साइजेस। साइज का बड़ा ही रेंज है उसमें, सॉइल में, किसी भी सॉइल में साइज का बहुत बड़ा रेंज होता है। ठीक है, तो जब साइज के रेंज की हम लोग बात करते हैं तो एक सॉइल में ना, सॉइल शब्द जब बोलते हैं तो 80 mm की ग्रेवल तक को कंसीडर करते हुए नीचे आएंगे तो एकदम जो कोलाइट पार्टिकल्स हैं वहां तक को सॉइल में कंसीडर किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल जिसकी साइज इवन 0.2 माइक्रोन है, वहां से लेकर के सॉइल में 80 mm यानी 80 इंटू 10⁻³ यानी 80,000 माइक्रोन तक के, 0.2 से लेके 80,000 के माइक्रोन तक के पार्टिकल्स जो है वो पाए जाते हैं, यानी 4 लाख गुने का अंतर हो जाता है एक छोटे साइज से एक बड़े साइज में। ठीक है, तो जब भी हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं या उसके बिहेवियर को समझने का प्रयास करते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी इज साइज एनालिसिस। एक चीज जान लीजिए, किसी भी सॉइल का बिहेवियर काफी हद तक उसके साइज पर डिपेंड करता है। काफी हद तक मैंने बोला, कंप्लीटली नहीं बोला। यहां पर मैंने ऐसा क्यों बोला, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सॉइल अगर मोटे पार्टिकल्स के, मतलब मोटा मोटा पार्टिकल्स का मतलब होता है, देखिए अभी सॉइल मैकेनिक्स अगर आप लोगों ने शुरू किया है, पहला चैप्टर समझा, दूसरा चैप्टर समझा, तो ये वाले चैप्टर को समझने पर ना आप सॉइल के थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिहेवियर को आपको जानना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिकल बिहेवियर क्या होता है, देखिए सॉइल बनी बनाई चीज है, कोई सिद्धांत नहीं है जिसको आप अगर बहुत ध्यान से कोशिश करें समझने का कि अरे यार ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। देखिए इसके सिद्धांतों को ना जानना है, समझना नहीं है, जानना है। जैसे अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस पर्सन शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस और दिस पर्सन शुड ट्रीट मी लाइक दिस, तो ये सब आपकी एक्सपेक्टेशन है, बट जो बात एक्चुअली है कि जो है वो है। तो सॉइल एक ऐसा मटेरियल है जिसके बिहेवियर को केवल हमें समझना है। वी कैन नॉट चेंज द बिहेवियर ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बिहेवियर को बदल नहीं सकते हैं उसके। ठीक है, सीमेंट होता तो हम कर लेते, सीमेंट से उम्मीद है कि वो लगाने पर बांधेगा और फिर सीमेंट की प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सॉइल जो है ना, पहले उसके बिहेवियर को जानना है। वो नेचुरल मटेरियल है, उसके बिहेवियर को हमें जानना है, समझना नहीं है बहुत ज्यादा। जान लें कि हाँ ये वैसा कर रही है, इसका मतलब। ऐसी सॉइल ज्यादातर जो महीन पार्टिकल्स वाली थी उनके अंदर कोहेशन का गुण था। देखा गया कि जैसे चिकनी मिट्टी है या महीन सिल्ट है, उनमें हल्का हल्का कोहेशन था, लेकिन जो बालू है, ग्रेवल है, दे आर टोटली कोहेशन लेस, उनमें बिल्कुल भी कोहेशन नहीं था। तो मोटा मोटा पार्टिकल्स को बांटा गया तो देखा गया कि ऐसा हो रहा है कि मोटे जो पार्टिकल्स हैं उनका स्ट्रक्चर सिंगल ग्रेन्ड बना रहा है। यानी अगर मोटे पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझना है तो साइज जिसकी ज्यादा है वो कुछ अलग बिहेव करेंगे, जिनकी साइज कुछ कम है वो अलग बिहेव करेंगे। तो ऐसी कोई सॉइल हमने लिया, देखा कि उसमें महीन पार्टिकल ज्यादा है या मोटे, तो मोटे पार्टिकल्स अगर ज्यादा हैं तो वी कैन डू सीव एनालिसिस, हम उसके लिए सीव एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर महीन पार्टिकल ज्यादा हैं, देखिए सीव एनालिसिस मतलब होता है चालनी विश्लेषण, चालनी से उनको छान करके अलग करना। और काफी महीन पार्टिकल ज्यादा है तो फिर उनके गुणों को समझने के लिए हमें कुछ दूसरा जो है अख्तियार करना पड़ेगा तरीका। तो जब भी हम साइज, सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग जब साइज एनालिसिस की बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज सीव एनालिसिस। तो जब भी हम सॉइल के साइज के एनालिसिस की बात करते हैं, साइज एनालिसिस, तो हम लोग उसमें दो काम कर सकते हैं। पहला चीज वी कैन डू व्हाट वी कैन डू इज सीव एनालिसिस, यानी इसको बोलते हैं चालनी विश्लेषण, सीव एनालिसिस। और द सेकंड वन इज सेडिमेंटेशन एनालिसिस,
ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सीव एनालिसिस में हम लोग करते क्या है, सॉइल को यहां पर देखिए सीव का ये सेट होता है। लैब में अगर आप कॉलेज में जा रहे होंगे तो लैब में, कॉलेज में आप जाइएगा तो लैब में आपको ये पूरी चालनी का सेट मिलेगा। ये चालनी है, मतलब सबसे ऊपर बड़ी चालनी है जिसके होल जो है काफी बड़े। जो चालनी होती है ना वो ऐसी होती है, ऐसे गोल है पूरी, और उसमें ऐसे जो है स्क्वायर होल्स बने हुए हैं, स्क्वायर होल्स बने हुए हैं, ठीक है, स्क्वायर होल्स बने हुए हैं। बड़ी चालनियों में जो 80 mm की है, मतलब जो बड़े बड़े 80 mm के होल बने हुए हैं, ये होल अगर कोई कह रहा है कि एक चालनी 80 mm की है तो इसका मतलब देखिए वो जो इसका ये स्क्वायर होल है ना, उसका एक साइड मतलब एक भुजा जो है वो 80 mm की है। ध्यान दीजिएगा, एक चालनी की एक भुजा अगर 80 mm की है तो उसको 80 mm की चालनी कहते हैं, ठीक है। तो जब चालनी काफी बड़ी 80 mm का होल है, फिर 40 mm का है, फिर 20 mm, सब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, जैसे बर्तन नहीं रखे होते हैं एक के ऊपर एक। तो ये बताइए सबसे छोटा वाला अगर ऊपर रख देंगे तो उसमें से जो छानेंगे, जो छनेगा तो सब में से छन जाएगा, इसलिए सबसे बड़े होल वाली चालनी ऊपर रखते हैं। 80 वाली, 40, 20, 10 चालनियों के इस सेट को याद रखना जरूरी है। अगर सीव एनालिसिस आपसे पूछा तो आपको इन सेट को समझा करके बताना पड़ेगा। 10 mm, 4.75, 2.36, 1.18, 600 माइक्रोन। यहां ध्यान दीजिएगा ये mm तक है। 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। तो 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 75 mm तक की चालनी होती है। उसके नीचे पैन यानी भगोना लगा होता है जिसमें जाके गिरता है मिट्टी, लास्ट में जो एकदम महीन होता है 75 माइक्रोन से भी जो छन जाएगा वो नीचे भगोनों में गिरेगा। देखिए इससे होता क्या है, हम किसी सॉइल का सैंपल लें, उसके साइज का एनालिसिस करने के लिए, यानी उसके कणों की जो विश्लेषण, कण विश्लेषण जिसको बोलते हैं, उस कण विश्लेषण के लिए असल में हमें खींचना होता है जिसका नाम होता है पीएसडीसी। पीएसडीसी यानी इसको बोलते हैं हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, ये होता है पीएसडीसी, मतलब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये कणों के माप के बारे में बताता है कि किसी सॉइल में किस माप के कण कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। इससे उस सॉइल की कुछ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को निकाला जा सकता है। देखिए ये जो पूरा चैप्टर है ना, उनमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे निकाला जाएगा, लेकिन क्या कौन सी सॉइल बनेगी उससे, अगर हम जान गए कि इसमें किस माप के क्या कण है, वो अगले चैप्टर में डिसाइड करना है। किस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। यहां पर हम लोग सॉइल का केवल साइज एनालिसिस करेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अगर सॉइल किसी कैटेगरी में है तो उसका अर्थ क्या है, ठीक है। अगर सॉइल का कुछ सैंपल आपने लिया तो आपने उस सैंपल को इसमें डाला, ठीक है, किसमें, सीव एनालिसिस में, और सीव से होता हुआ कुछ पार्टिकल इसी पर रुकेगा, कुछ इस पर रुकेगा, कुछ छनते जाएंगे, महीन वाले छनते छनते कुछ यहां पर पहुंच जाएंगे पैन में, कुछ पैन में गिरेंगे, बहुत कम, कुछ हर चालनी पर कुछ ना कुछ सॉइल क्या होगा, रुका रहेगा, ठीक है। रुकने के बाद जो पैन में बच जाएगा 75 माइक्रोन, जबकि सॉइल की साइज मैंने बोला 0.2 माइक्रोन तक होती है। अगर 75 माइक्रोन की से भी पास होने वाले पार्टिकल्स हैं, एक चीज जान लीजिए, 75 माइक्रोन से ऊपर की जो साइज होती है वो बालू की साइज होती है, 4.75 mm तक। अगर ध्यान देखें ज्यादातर केसेस में अलग अलग देशों ने अपने अनुसार सबकी साइज अलग अलग निर्धारित की है। कुछ लोगों ने जो साइज निर्धारित की है वो सिल्ट की साइज काफी 60 माइक्रोन के ऊपर ही ले लिया है, तो वो क्लासिफिकेशन है। लेकिन इन जनरल इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मान के चलिए कि 4.75 mm से लेके 75 माइक्रोन तक ये पूरी साइज जो रेड वाली दिख रही है आपको, ये होती है जो वो सैंड का जोन होता है। सैंड इसी में आती है जनरल केस में। और ये जो जोन होता है ये किसका जोन होता है, वो जोन होता है ग्रेवल का, ठीक है, ये ग्रेवल की जोन है। और जो 75 माइक्रोन से नीचे जाते हैं वो आते हैं जिनमें सिल्ट होती है 2 माइक्रोन तक, 2 माइक्रोन तक सिल्ट, और 2 माइक्रोन से नीचे जब चले जाते हैं तो क्ले यानी चिकनी मिट्टी के पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। यानी हमें अगर इन मोटी सॉइल्स का एनालिसिस तो सीव से हो जा रहा है, जो 75 माइक्रोन से ऊपर यानी सैंड और ग्रेवल है उनका एनालिसिस सीव की मदद से यानी चालनी की मदद से हो जा रहा है, लेकिन जो 75 माइक्रोन से नीचे के पार्टिकल हैं उनका सीव की मदद से विश्लेषण नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए पहली बात कि चलिए ये आपने किया, तो इस 75 माइक्रोन से नीचे वाले पार्टिकल्स को कैसे जानेंगे।
तो उनके लिए चालनी उतनी महीन बनती नहीं। आप जानते हैं सीमेंट के पार्टिकल्स की साइज कितनी होती है, सीमेंट कितना महीन होता है? लगभग 90 माइक्रोन या 75 से 150 माइक्रोन उसकी रेंज होती है सीमेंट के पार्टिकल्स की। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब सीमेंट के पार्टिकल इतना महीन होते हुए भी 150 माइक्रोन तक या 90 माइक्रोन तक होते हैं, तो ये 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल कितने महीन होते होंगे? इनको चालनी से छान के पता करना कि इसमें कौन किस माप का है, कौन 75 है, कौन 60 है, कौन 50 है, कौन 40 है, ये संभव नहीं था। इसलिए उसके लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया गया। किसके द्वारा? स्टोक के द्वारा। स्टोक ने एनालिसिस दिया सेडिमेंटेशन एनालिसिस का। कैसे उन्होंने इसका एनालिसिस दिया सेडिमेंटेशन एनालिसिस का? उन्होंने कहा यही न जानना है कि कौन सा पार्टिकल महीन है 75 माइक्रोन तक में और कौन सा मोटा। तो एक काम करिए, पूरे सॉइल जो इसमें बची हुई है उसको पानी के जार में ऐसे डाल दीजिए। जो सॉइल का पार्टिकल जल्दी बैठेगा वो बड़ा पार्टिकल है, यानी उसका डायमीटर बड़ा है, और जो धीरे धीरे बैठेगा यानी लेट बैठेगा उसका पार्टिकल छोटा पार्टिकल है। ये तो बहुत जनरल बात किसने बोल दी? स्टोक ने। वो इतना आसान नहीं था जितना आपको सुनने में लग रहा है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस थोड़ा दिक्कत करता है समझने में, हालांकि सिलेबस में ये ज्यादा दिया नहीं है आपके, इसको जानना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है। पहले आपको सीव एनालिसिस जानना है। सीव एनालिसिस से क्या होगा? जब सीव एनालिसिस हम लोग जान लेंगे तब हम लोग समझेंगे सेडिमेंटेशन को, जो इनका एनालिसिस करता है। हालांकि स्टोक का ये नियम महीन कणों वाली मिट्टी का कण के आधार पर बताना था, वो बता सकते थे कणों के आधार पे इसका गुण, लेकिन महीन कणों वाली मिट्टी का बिहेवियर फिक्स नहीं होता है। बिहेवियर फिक्स ना होने का मतलब बिहेवियर फिक्स ना होने का मतलब ये होता है, जो लोग बोलते हैं कि सर वीडियो बड़ा देर देर कर रहे हो, कभी दया आती है? आपको यकीन नहीं होगा कि ऑफलाइन बैचेस सुबह से लेता हूं, और एक आदमी देखिए फिजिकल वर्क में ना पसीना निकलता है, व्यक्ति खुश रहता है। बोलने से ना केवल ऊर्जा की हानि होती है और थकावट बिना मतलब के आती है। तो कभी कभी कंडीशन समझा कीजिए आप लोग। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ, ऐसा नहीं कि केवल ऑनलाइन। मैं पेड, कोई मुझे पैसे तो मिलते नहीं है इसके, तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि पैसे के लिए मुझे बैच दूसरे लेने पड़ते हैं और इसके लिए दूसरे लेने पड़ते हैं। उसमें भी कुछ महान लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि यूट्यूब बहुत बड़ा। कितने पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं बताएंगे आप? पॉलिटेक्निक के कितने स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होंगे? मुश्किल से 10,000 या 5,000, या यूपी में पूरा ले लूंगा तो लाख। उसमें सिविल के कितने होंगे, और उस सिविल में कितने ऐसे होंगे जो मेरे चैनल के बारे में जानते होंगे? तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि इस यूट्यूब से पैसे, मैं कोई म्यूजिक वाला नहीं हूँ कि दिन भर मेरे गाने प्ले हो रहे हैं, पैसे नहीं मिलते हैं मुझे इसके। फिर भी कुछ लोग बोल जाते हैं कुछ भी कमेंट में। वैसे ज़्यादातर लोगों के बुरे कमेंट से ज़्यादा मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट सबसे ज़्यादा मिलते हैं, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए। और उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो एफर्ट को सराहते हैं। बाकी आलोचकों का क्या है, आते जाते रहते हैं। आलोचकों का क्या है? आलोचक फिर भी अच्छे, आलोचक फिर भी अच्छे कहिए, आलोचक शब्द तो बहुत अच्छा है। जिनको समझ ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कुछ लोग कह देते हैं, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जनता जनार्दन है। यहाँ देखिए मैं ये कह रहा था सीव एनालिसिस के बारे में, कि सीव एनालिसिस करते हैं हम लोग जिससे बालू और ग्रेवल का एनालिसिस हो जाता है, लेकिन छोटे पार्टिकल जिनका एनालिसिस नहीं हो पाता है उसके लिए जो होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। ये इजी नहीं है, सुनने में बस इजी लगा, इजी बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत दिक्कत करता है। इसमें दो अप्रोच आ जाते हैं, पिपिट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड, और वो लेबोरेटरी मेथड है, मैं उनके बारे में बाद में बात करूंगा। चलिए आपने इससे किया क्या, इनसे क्या पता चला आपको, देखिए ध्यान से जरा। हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं इसी सीव के आधार पे। इसी सीव के आधार पे हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया। कैसा चार्ट? यहाँ पे हमने लिखा सीव साइज, चार्ट में हमने लिखा यहाँ सीव साइज, यहाँ पे हमने लिखा परसेंटेज रिटेन्ड। ठीक है, क्या है अभी सब समझ में आएगा। परसेंटेज रिटेन्ड, फिर हमने लिखा कम्युलेटिव रिटेन्ड, कम्युलेटिव रिटेन्ड, फिर हमने लिखा परसेंटेज पास्ट, और फिर हमने लिखा यहाँ पे रिमार्क। जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो की क्वालिटी, कम से कम 360p रखें, कम से कम
उससे ज्यादा रखिए, उससे कम मत रखिएगा, ठीक है। ये सब क्या है भाई, अरे जब इससे मान लीजिए सपोज करिए यू हैव टेकन 1 kg ऑफ सॉयल सैंपल, 1 kg ऑफ सॉयल सैंपल आपने लिया है टेस्ट करने के लिए, किसका, इसका साइज एनालिसिस करने के लिए। क्या होगा, 1 kg को सॉयल को जब इसमें डाले तो सपोज करिए कि 80 mm वाली सीव जो थी उससे सारा सॉयल पार्टिकल में से 100 ग्राम सॉयल ऐसा था जो 80 mm के ऊपर रुक गया, ठीक है, बाकी 100 ग्राम में से 900 ग्राम नीचे चले गए। तो ये बताइए यहां पर क्या लिखेंगे, रिटेंड मतलब होता है जो रुकता है, तो 100 ग्राम यानी 1 kg यानी 1000 ग्राम में से 100 ग्राम अगर 80 पे रुका, कितना परसेंट रुका, 10%, ठीक है ना। अब ये कैसे भरे जाएंगे अभी समझ में आएगा आपको, यानी 10% यहाँ कम्युलेटिव में भी 10% डालिए। अब ये कम्युलेटिव क्या है वो भी समझ में आएगा, इसको बोलते हैं संचयी। अच्छा 80 mm पर 10% रुके तो कितने पास हो गए, लिखेंगे 90%, ठीक है। अच्छा चलिए यहां पर जो है वो 100 ग्राम रुके थे, ठीक है। छानने के बाद इसको ना आप सॉयल डाल के ऐसे छानते हैं, 15 मिनट तक इसको सेक करते हैं, इसके लिए मशीन भी लगी रहती है सीव सेकर, नहीं है तो हाथ से करना पड़ता है। यहां पर अगर आप करें तो सपोज करिए 200 ग्राम यहां पे रुक गए हैं 40 mm पे, तो आपने यहाँ क्या लिखा, 40 mm की सीव लिखी, यहां लिखा 200 ग्राम, एक केजी का 200 ग्राम कितना परसेंट हुआ, 20%। और यहाँ पे आप ये बताइए कम्युलेटिव का मतलब समझते हैं, अगर 80 mm पे 100 ग्राम रुका है, 80 mm पे 100 ग्राम रुका है तो क्या वो 100 ग्राम 40 पे नहीं रुकता, अगर हम ये हटा देते ना तो 40 पर कुल 300 ग्राम रुके होते। कैसे, अरे जो 100 ग्राम 80 पर रुक गया है नीचे जब छाने तो 40 वाले पे 200 ग्राम, अगर नहीं रहता है ना तो इस पर वास्तव में 40 पर 300 ग्राम रुकता, यानी कम्युलेटिव क्या दिखाता है, ये 10 और ये 20 यानी 30% इस पर रुका। तो इससे पास कितने हुए, अरे 100 ऊपर रुका था, 20 इसके ऊपर रुका, यानी 700 ग्राम ना, यानी 70% इससे पास हो गया, किससे, ध्यान समझिए 30% उसके ऊपर ही रुका है कम्युलेटिव। इसी तरह सपोज करें 20 वाले पर 100 ग्राम और रुक गया इस पर, तो क्या 20 पर जो उसके ऊपर जो रुका है उसके ऊपर के सारे ही उसके ऊपर रुकते, यानी ये 20 mm पर अगर हम लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा 100 10% इसका भी 100 ग्राम आपने लिखा है, यानी इसका कम्युलेटिव क्या होगा, तो अरे भाई जो कम्युलेटिव में 30 है ना 10 और यानी 20 पर वास्तव में 40%, तो पास कितने हो जाते 60%। हमेशा ध्यान रखिएगा ये पास्ट वाला ना 100 माइनस कम्युलेटिव होगा, 100 माइनस कम्युलेटिव वाला, यानी कम्युलेटिव में 10 है तो ये 100 में से 10 घटाएंगे 90, 100 में से 30 घटाएंगे 70, 100 में से 40 घटाएंगे 60। ये कैसे हुआ है, कैसे कि जो 20 पर रुके हैं 10% ना तो 40 वाला भी काउंट होगा और 80 वाला भी उसके ऊपर, बड़े बड़े होंगे तभी तो रुके हैं उतने पर, तो 20 पर एक्चुअली कितने रुके और एक्चुअली कितने पास हुए, तो पास्ट ये दिखाता है। अब इन्हीं डेटा के आधार पे अंत तक चले जाते हैं, सारी चालनियों पर माप पर इनको नोट करते हैं और सबको इसमें भरते जाते हैं। ये लैब में करने का तरीका है। सबको भर दिया, भरने के बाद आप यहाँ पे इस ग्राफ पर दिखाएंगे साइज मतलब ये जो 80 40 20 है, इनको यहीं पे मान लीजिए आपने शुरू किया 75 माइक्रोन यहाँ है, हमेशा ध्यान रखिएगा 75 माइक्रोन है। दूसरा साइज आपने यहाँ पर लिया है 150 माइक्रोन, तीसरा साइज। अच्छा ये बताइए 75 से 150 माइक्रोन जाने में आपने कितना दूरी तय किया, एक 75 माइक्रोन और, तो ऐसे 75 माइक्रोन करके जब 80 mm तक जाएंगे ना इसी ग्राफ पे, तो हालत हो जाएगी खराब आपकी। क्यों कि यार 75 माइक्रोन फिर 75 जोड़ोगे फिर 75, ऐसे 1 लाख बार जाना पड़ जाएगा आपको कम से कम, तब जाके 75 करके 80,000 mm तक जाएंगे, माइक्रोन तक जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका ये वाला जो एक्स एक्सिस होता है वो सेमी या ये लॉगरिथमिक स्केल पर बना होता है, ये लॉगरिथमिक स्केल पर बना हुआ रहता है, लॉगरिथमिक स्केल पर लिखा रहता है। लॉगरिथमिक स्केल वो होती है जिस पर डायमेंशन जैसे log 100 है, फिर log सपोज करिए एक log 10 है, log 100 है, log 1000 है, तो log 10 का वैल्यू 1, log 100 का 2, log 1000 का 3, तो 1 2 3 लिखेंगे एक एक बराबर दूरी पे। तो log स्केल पर किसी चीज को तब दिखाया जाता है जब उसकी रेंज काफी हाई रहती है, जब रेंज काफी हाई रहती है किसी चीज की तो उसको लॉग स्केल पर दिखाया जाता है। इन सारे को यहाँ पर देखिए लिखा है परसेंटेज फाइनर,
परसेंटेज फाइनर का मतलब होता है कि 80 mm से 90 देखिए 80 mm की चालनी अगर है उससे कितने mm पास हुए हैं। अगर सपोज इसी तरीके से 80 होता है यहाँ पे और परसेंटेज पास अगर हम बात करते तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 90 है तो 90 के सामने ऐसे जाएंगे और 80 mm की चालनी पर ऐसे निशान लगा देंगे। बात समझ आ रही ना। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सपोज 80 mm की चालनी यहाँ दिखाई दे आप लोगों को, 80 का यहाँ चालनी है, ये 80 mm है, 80 mm है और यहाँ पर जो है वो 90% है जो उससे पास हो गए। तो ये परसेंटेज फाइनर का ग्राफ है, ये परसेंटेज फाइनर को दिखा रहा है, ये सीव की साइज को। 80 के बाद सपोज ये 40 है तो 40 के ऊपर देख रहा है, 40 से परसेंटेज फाइनर मैंने जानते हैं हाउ मेनी पार्टिकल्स आर फाइनर देन 80 mm। फाइनर मतलब महीन होता है। 80 mm से फाइनर कितने थे, 90%, क्योंकि वो उससे पास हुए हैं। 90% पार्टिकल पास हो गए हैं, इसका मतलब हुआ कि 90% पार्टिकल्स आर फाइनर देन 80 mm। मतलब 80 mm यहाँ पे है तो 90% पार्टिकल्स आर फाइनर, तो परसेंटेज फाइनर विल बी शोन ऑन y एक्सिस एंड साइज ऑफ द सी विल बी शोन ऑन x एक्सिस। तो अगर इसी तरीके से 40 वाले को ऊपर ले जाए तो 40 वाले से फाइन कितने हैं, 70% पार्टिकल्स आर फाइनर देन 40 mm। फिर इसी तरीके से सबका ले जाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लोग एक कर्व खींचते हैं एंड दिस कर्व इज नोन एज PSDC, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये जो कर्व होते हैं जो खींचे जाते हैं पार्टिकल की साइज पर और उनके परसेंटेज फाइनर पर, इनको बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये कर्व क्या शो करते हैं, इनसे क्या रिजल्ट निकलता है और सॉइल की किन गुणों की जानकारी मिलती है, दिस ऑल विल बी डिस्कस इन द सेकंड लेक्चर या द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सॉइल को विल सी हाउ दिस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को विल डिफाइन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अश्विनी शर्मा। एक चीज का ध्यान दीजिए, आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है, तो प्लीज अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए, थोड़ा थोड़ा लाइक डालिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स मारिए, ताकि जब देखो मूड खुश हो जाए और मैं वीडियोस बना डालूं। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।